Right, guys? So this was, I'm going to start from the beginning. Those of you, welcome, warm welcome in this writing workshop. और इस वर्कशॉप में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऐसे टाइप्स के बारे में बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस राइट हाई बैंड एसेज। राइट, सो स्लाइड्स मेरी साथ के साथ काम नहीं कर रही थी। लेट्स होप कि अब स्लाइड्स सारी साथ के साथ काम करेंगी। ओके, तो अब हम चलते हैं। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने जैसे कि पिछली बार सीखा था, हम अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे पैराग्राफ्स में और पैराग्राफ्स को फिर कन्वर्ट करेंगे हम एसेज में। हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को सीखेंगे और हम सीखेंगे कि कितने प्रकार के हमको एसेज, हमको कितने प्रकार के पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। राइट, हम पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में भी जानेंगे और क्या लेंथ होनी चाहिए, कितने प्रकार के सेंटेंसेस होने चाहिए ना, ऑल दैट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात को समझते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग इज़ एन आर्ट और इसको आप प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। राइट, जैसे कि अगर हम टाइप ऑफ पैराग्राफ्स की बात करते हैं कि जैसे कि हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क 1 या टास्क 2। ब्रॉडली हमारे पास 4 पैराग्राफ्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी पैराग्राफ ए, बॉडी पैराग्राफ बी एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पर मैंने लेंथ लिखी हुई है कि आपको इनको कितनी लेंथ देनी है। लाइक आपको बहुत सिस्टमेटिक रहना है। आप अगर इस सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ लेंथ अगर आप तोड़ते हैं तो एज अ रिजल्ट आपका टास्क उतने अच्छे बैंड स्कोर नहीं कर सकता। गॉट टू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? गॉट दैट? आगे मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, आपने उन टिप्स को फॉलो करना है। राइट, तो अभी के लिए आप इस स्लाइड का स्नैपशॉट ले सकते हैं। ओके, एक बात और, टास्क 2 अगर आपका बड़ा रहता है या अगर आपका छोटा रहता है, दैट विल बी क्योंकि आप अननेसेसरी पॉइंट्स अपनी इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स या कंक्लूजन में इंक्लूड कर रहे हैं। राइट, तो आगे कुछ मैं आपको ऐसे की सेंटेंसेस के बारे में भी बताऊंगा जिसको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि आपको वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने। गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट अस स्टार्ट फर्दर, आगे चलते हैं। नाउ सो हियर इज बेसिकली आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने टास्क की, जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन राइटिंग के वक्त आपने सबसे पहले अपने टास्क की थीसिस लिखनी है। थीसिस यानी कि व्हाट इज ब्रॉडली योर टास्क अबाउट। उसके बाद आपने मेन आइडिया को रिफ्रेज करना है। राइट, और उसके बाद आपने थीसिस सेंटेंस लिखना है जो कि टोटल 30 to 35 वर्ड्स हो जाएगा। खैर ये तो थ्योरी पार्ट रहा, अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन लिख के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ एडवांसेस मेड इन एग्रीकल्चर मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टिल गो हंग्री। कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे एडवांसेस के बावजूद भी अभी भी लोग हंग्री हैं। राइट, स्टिल गो हंग्री। तो वाई इज दिस द केस एंड व्हाट कैन बी डन, यानी कि ये 2 वे ऐसे है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एड्रेस करना है कि ऐसा क्यों है और क्या किया जा सकता है। फाइन, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने थीसिस सेंटेंस लिखा नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में इसके लिए मेरे दिमाग में बातें नहीं आई कि ये भुखमरी के बारे में ऐसे है। राइट, तो मैंने सिंपल पहले वाले सेंटेंस को रिफ्रेज कर दिया और मेन पॉइंट को मैंने लिख दिया जिसको कि रेड कलर में आप देख रहे हैं, द थ्रेट ऑफ स्टारवेशन स्टिल सर्वाइव्स इन स्पाइट ऑफ अपग्रेडेशन इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। राइट, तो मैंने अपने पहले वाले मेन सेंटेंस को मैंने रिफ्रेज यहाँ पर कर दिया है जो कि मेरा ये वाला सेंटेंस है। अब मैंने बाद में अपने थीसिस सेंटेंस को तैयार किया, व्हाई इज दिस द केस एंड व्हाट कैन बी डन, यानी कि मैंने लिखा दिस एसे शेल ग्लैंस ऑन की रीजंस बिहाइंड, यानी कि व्हाई इज दिस द केस अलॉन्ग विद रेमेडियल स्टेप्स। तो व्हाट कैन बी डन वाली बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अब इसके क्या रेमेडियल स्टेप्स हो सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज से इन क्लासेस, आप बात को समझो और अपने शब्दों में कहना सीखो। आप जितना इस बात पे फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास जो वैरायटी अपने आप जनरेट हो जाएगी। आपको कुछ हाई फाई नहीं सोचना, आप सिंपल वर्ड्स में भी अगर लिखेंगे स्टिल योर एसेज विल बी एबल टू स्कोर गुड बैंड्स। राइट, तो आगे चलते हैं अब। ओके, इंट्रोडक्शन को हमने किया, इंट्रोडक्शन को हमने 250 वर्ड्स में किया। अब हम बॉडी पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं।
ओके, सो नाउ ओवर टू बॉडी पैराग्राफ। तो आगे ये बॉडी पैराग्राफ उसी ऐसे के लिए बॉडी पैराग्राफ है। तो मैंने बॉडी पैराग्राफ एक आपके लिए लिखा हुआ है जहां पर कि हमने लिखना था व्हाई इज दिस द केस। ओके, ये सैंपल मैंने अपनी तरफ से तैयार किया हुआ है और बॉडी पैराग्राफ को लिखने में मैंने 3 तरह के सेंटेंसेस तैयार किए हैं। ठीक है, अब ये 3 तरह के सेंटेंसेस आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टॉपिक सेंटेंस, जो कि अकॉर्डिंगली कलर्स में मैंने लिखा हुआ है। तो टू कमेंट्स विद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ फूड, टू द पॉइंट मैंने बात की। आपका बॉडी पैराग्राफ टू द पॉइंट बात करे। अब जैसे कि बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर अगर मैं शुरुआत करूंगा, वहां पर मुझे लिखना है व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। प्रॉबिंग फर्दर, हेयर आर स्टेप्स टू ओवरकम दी प्रॉब्लम। गेटिंग माई पॉइंट। आप जो मर्जी ऐसे लिखो, आप डिबेटेबल ऐसे लिखो, आप प्रॉब्लमेटिक ऐसे लिखो, आप डिस्कस बोथ व्यूज, गिव योर ओपिनियन ऐसे लिखो, आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे लिखो, जैसा भी लिखो, आप क्लियर कट कहो बॉडी पैराग्राफ की शुरुआत में कि आप क्या करने वाले हो। दैट इज योर टॉपिक सेंटेंस। गॉट दैट? नाउ बॉडी पैराग्राफ की फिर जब हम टॉपिक सेंटेंस के बाद राइटिंग करते हैं, उसमें हमको फिर चाहिए होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। यानी कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या करना है, जैसे कि फर्स्टली करके मैंने सेंटेंस लिखा है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फार मोर देन एग्रीकल्चर यील्ड। अब यानी कि शॉर्टेज फूड की सबसे पहले इस कारण है क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर यील्ड उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। क्लियर कट मैंने कह दिया, राइट? आप ऐसे ही मेरे सेकंड पॉइंट के बारे में भी देख सकते हैं। Else to this, lion's share of food is regularly wasted due to faulty or no storage facilities in governmental godowns. तो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आई गेस यू आर हैव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो टू द पॉइंट बात करें कि बेसिकली आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसका एक और सिंपल एग्जांपल से बात समझ सकते हैं कि लेट अस से कि हम बात करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो अब क्लियर कट बात करें, फर्स्टली वी कैन लर्न इंग्लिश बाय अटेंडिंग क्लास, सेकेंडली वी कैन लर्न इंग्लिश बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, थर्डली वी कैन लर्न इंग्लिश बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो एक जैसे पॉइंट्स हैं उनकी बात एक जगह पर करें। ओके, बॉडी पैराग्राफ इज नॉट अबाउट राइटिंग सो मैनी पॉइंट्स। ओके, इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज अबाउट क्वालिटी। आप 2-3 पॉइंट्स को पकड़ो, उसको एक्सप्लेन करो, उसकी एग्जाम्प्लिफिकेशन करो, उसको ख़त्म करो। इट शुड नॉट एक्सीड द लिमिट आई हैव गिवन यू। ठीक है, 90 से 95, हद 97, 98, नॉट बियॉन्ड मोर देन 100। सिंपल सी बात है, ये होना नहीं चाहिए। ओके, तो ये था मेरा सपोर्टिंग सेंटेंस। अब मैं डेवलपिंग सेंटेंस के बारे में बात करूँगा। जो मेरा डेवलपिंग सेंटेंस है, मेरे उसी पॉइंट को आगे फर्दर एलैबोरेट करेगा, उसको डिटेल में बताएगा। यहाँ पर मैं रीजनिंग करूँगा या यहाँ पर मैं एग्जाम्प्लिफिकेशन करूँगा। जैसे कि मेरा पहला पॉइंट है, फर्स्टली द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फार मोर देन एग्रीकल्चर यील्ड। ऐसा क्यों है? तो मैंने लिखा है स्पेशली इन डेवलपिंग नेशंस ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दिस हैपन्स एंड दिस इंक्रीजेज डिमांड ऑफ आइटम्स। अब इससे डिमांड ऑफ आइटम्स बढ़ती हैं, अल्टीमेटली कनेक्टर मैंने लगाया, अल्टीमेटली जिससे होता क्या है, कॉस्ट राइजेस बियॉन्ड रीच ऑफ कॉमन मैन एंड ईटिंग 2 कोर्स मील बिकम्स आउट ऑफ रीच ऑफ बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन। तो मैंने अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया। ये है मेरा टास्क रिस्पॉन्स बेसिकली, कि मैंने रेलेवेंट पॉइंट्स दिए, उनको एलैबोरेट किया और मेन अपने पॉइंट पे एम्फेसाइज किया। ये होता है आपका टास्क रिस्पॉन्स। आप अगर इस तरह से रिस्पॉन्सेज देना सीख जाते हैं, आप रेलेवेंट आइडियाज़ बनाने सीख जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके एसेज अच्छी बातें करना शुरू कर देते हैं और स्कोर आना शुरू हो जाता है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो मेरा एक जब पॉइंट ख़त्म होगा, यानी कि मैंने सपोर्टिंग सेंटेंस लिखा, उसके लिए डेवलपिंग सेंटेंस लिखा, मैं दूसरे फिर सपोर्टिंग सेंटेंस पे आ जाऊँगा, जो कि मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। एल्स टू दिस द लॉयन शेयर ऑफ फूड इज़ रेगुलरली वेस्टेड ड्यू टू फॉल्टी और नो स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंटल गोडाउन्स। अब इससे होता क्या है, एंड द फूड विच कुड फीड पीपल इज थ्रोन आउट एज वेस्ट। जो लोगों को खिलाया जा सकता है फूड, वो वेस्ट की तरह उसको फेंका जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो यानी कि अगेन मैंने टास्क रिस्पॉन्स को पूरा किया। मैं अपने सीक्वेंस को, यानी कि जो मेरा टॉपिक सेंटेंस तो एक आएगा,
फिर सपोर्टिंग सेंटेंस, फिर डेवलपिंग सेंटेंस, फिर अगला सपोर्टिंग सेंटेंस, फिर अगला डेवलपिंग सेंटेंस। इस सीक्वेंस को तब तक मैं रिपीट करूंगा जब तक कि 90 to 95 वर्ड्स हो नहीं जाते। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के नंबर नहीं मिलेंगे। आई नीड टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू द लिमिट, मुझे इसके आगे नहीं जाना। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपकी मेनली प्रॉब्लम ये है कि आपके बॉडी पैराग्राफ्स छोटे हैं या बहुत बड़े हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है आपके बॉडी पैराग्राफ सिस्टमैटिक नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आपके बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर टास्क रिस्पॉन्स नहीं है। टास्क रिस्पॉन्स डालना सीखना है। एंड तक बने रहोगे, बहुत सारे मैं आपको आज टिप्स देने वाला हूँ। मेरे टिप्स को फॉलो करोगे, आई एम श्योर, मेरे से लिखवा लेना, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ओके, तो अगली स्लाइड पर आते हैं। अब हम पार्ट 2 यानी कि कंक्लूजन राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए फॉर्मूला निकाला है, सिंपल सा। आपने करना क्या है, बॉडी पैराग्राफ 1 से एक लाइन निकालो, बॉडी पैराग्राफ 2 से एक लाइन निकालो, और फिर एक फाइनल सेंटेंस उसके साथ जोड़ दो। गॉट दैट? ठीक है, तो बॉडी पैराग्राफ 1 से हमने बेसिकली बात क्या निकाली थी कि व्हाट आर द कॉजेज, जो फूड शॉर्टेज के कॉजेज हैं, और जिसका कि बॉडी पैराग्राफ मैंने आपको दिया भी है। उसके कारण क्या है कि लोगों के पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से एग्रीकल्चर यील्ड नहीं बन रही है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट निकाला है बॉडी पैराग्राफ 1 से। प्राइमरली फूडलेसनेस यानी कि स्टारवेशन is due to imbalance between population increase and rise in agriculture yield। ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। गॉट दैट? अब दूसरे मैंने बॉडी पैराग्राफ से निकाला था, यहाँ पर मैंने तभी स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है कि व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो अब मैंने यहाँ पर दूसरे बॉडी पैराग्राफ्स में, यानी कि मैंने आपको शो नहीं किया वैसे, तो मैं आपको ये ऐसे भी शो कर दूंगा। इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आई विल पुट दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बेसिकली क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को एनकरेज किया जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, राइट, जिसमें कि स्टोरेज की जा सके। ऐसा कुछ पॉइंट लिखा है। देन एडिशनली आई हैव रिटन कि गवर्नमेंट कुछ एडवांसमेंट के लिए पैसा हाई यील्डिंग वैराइटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है, या गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो इन्हीं पॉइंट्स को कंट्रास्ट करके मैंने सेकेंड बॉडी पैराग्राफ से एक्सट्रैक्ट निकाला अपनी कंक्लूजन के लिए। सच सिनेरियोज कैन बी ईजिली अवॉइडेड बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, एडवांसिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड अट्रैक्टिंग मोर गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ऑन फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़। इंडिया के अंदर भी ऐसा बहुत कुछ है गाइस। हैव अवेयरनेस, अडानी ग्रुप बहुत सारे ऐसे सीलोज बना रहे हैं। मैं अक्सर अपने एसेज में ऐसी अवेयरनेस की बात भी करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाके। तो आपने ऐसे करके इंट्रोडक्शन तैयार कर लेनी है। अब एक मैं आपको एक सेल्फ चेक दे रहा हूँ कि आपकी कंक्लूजन सही बात कर रही है या नहीं कर रही। तो आपके लिए टिप है, कंक्लूजन शुड शॉर्टली आंसर योर ऐसे स्टेटमेंट। ये ऐसे स्टेटमेंट मैंने लिखी है। अब ऐसे स्टेटमेंट को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे और उसको हम अपनी कंक्लूजन के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। उससे पता लगेगा कि कंक्लूजन मेरी सही पॉइंट पे आके ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। एक आपको टिप बाद में और दूंगा, पहले हम ये काम करते हैं, राइट। तो हमको पता है इन स्पाइट ऑफ एडवांसेस मेड इन एग्रीकल्चर मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टिल गो हंग्री, कि एडवांसेस एग्रीकल्चर में होने के बावजूद भी अभी भी बहुत लोग हैं जो कि हंग्री रहते हैं। वाई इज दिस द केस, ऐसा क्यों है, एंड व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है, राइट। तो मैंने कंक्लूजन में लिखा, इन कंक्लूजन प्राइमरली फूडलेसनेस इज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड राइज इन एग्रीकल्चर यील्ड। मैंने अपने पहले क्वेश्चन को, थीसिस सेंटेंस के पहले क्वेश्चन को आंसर किया। सच सिनेरियोज कैन बी इजीली अवॉइडेड बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन और एडवांसिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अट्रैक्टिंग मोर गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड फूड स्टोरेज फैसिलिटीज। और ऐसे मैंने अपने कंक्लूजन को तैयार कर दिया। सो टू मच एक्सटेंड आई कैन से दिस कंक्लूजन इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ माई ऐसे। फाइन। दूसरा टिप जो है वो ये है कि आपकी एंडिंग लाइन ऑफ ऐसे, यानी कि कंक्लूजन का लास्ट सेंटेंस एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर ऐसे, यानी कि इंट्रोडक्शन की पहली लाइन,
एग्जामिनर ये चेक करता है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने एक पॉइंट को फॉलो किया है या नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको पिछली स्लाइड पर अगर लेके जाऊं, पिछली स्लाइड पर, तो मैंने शुरुआत जहां से की थी, मैंने ये की थी, द थ्रेट ऑफ स्टारवेशन स्टिल सर्वाइव्स, यानी कि मैंने बात की स्टारवेशन की, भूखमरी की, राइट। और जो मैंने अपनी कंक्लूजन में बात की है, यहाँ पर लास्ट लाइन में मैंने बात की है कि गवर्नमेंटल फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़, तो यानी कि उसी पॉइंट के बारे में ही बात हो रही है। तो आप ऐसे भी अपनी कंक्लूजन को चेक कर सकते हैं, और अगर ये पॉइंट्स आपके एसेज में आने शुरू हो गए, अगेन आई एम सेइंग, आपके एसेज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे, राइट। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर, अंडरस्टूड। अब हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जिनको कि फॉलो करके आप बहुत अच्छे एसेज लिख सकते हैं। नाउ ओवर टू दो स्ट्रेटजीज। सो हियर आर दो स्ट्रेटजीज। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एग्जाम के अंदर अपना टास्क 2 पहले अटेम्प्ट करना है। गाइस, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ऐसे भी हैं कि आपको क्लासरूम में उनको फॉलो करना है। क्लासरूम में आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल शुरू हो जाएं, दैट मीन्स कि आप एग्जाम के लिए धीरे धीरे तैयार करें। सो सबसे पहले आपको टास्क 1 टास्क 2 मिलता है, यू आर टू अटेम्प्ट योर टास्क 2 फर्स्ट। बट दैट नाउ टिप नंबर 2 सेज प्लान योर ऐसे एंड देन राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने ऐसेज को प्लान नहीं करते, राइट। तो अक्सर मैं उनसे बात करता हूँ कि देखो, आप अपनी जब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आप प्लॉट लेके सीधा कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में डिसाइड करते हैं जो जैसा बन गया उसको वैसे इस्तेमाल कर लो, कि ये अब छोटा रूम तैयार हो गया, यहाँ पर हम किचन बना लेते हैं, यहाँ पर हम टॉयलेट बना लेते हैं, ये बड़ा रूम है इसको लिविंग रूम बना लो, इसको ड्राइंग रूम बना लो। ऐसा होता है क्या? आई नो द आंसर इज नो। तो घर को हम प्लान करके बनाते हैं। देखिए, हालांकि इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ऐसे राइटिंग, बट स्टिल इट रिक्वायर्स प्लानिंग। आप पहले प्लान करो। दैट वे मेन प्रॉब्लम इज कि आपको बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है आपको पता लग जाएगा। आपको पहले सेंट्रल आइडिया ऑफ योर ऐसे आपको पता लग जाएगा कि आपका मेनली किस मेन पॉइंट के ऊपर ऐसे चल रहा है, आपने कौन कौन से पॉइंट्स पर एम्फेसाइज करना है, राइट। ओके, टास्क रिस्पॉन्स आपका क्या है, अकॉर्डिंगली आप अपनी कंक्लूजन प्लान कर सकते हैं। और कंक्लूजन प्लान करने के बाद जब एंड में आप सबसे बाद में आप अपनी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, एवरीथिंग इज विविड टू यू। हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होती है, जिससे कि बहुत सोची समझी आप इंट्रोडक्शन लिख के टू द पॉइंट बात कर सकते हैं। आलतू फालतू बात आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप जब भी कंफ्यूज्ड होंगे, आपकी पैराग्राफ्स की लेंथ बढ़ेगी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और दिस इज़ एन इंडिकेशन फॉर द एग्जामिनर कि आपको कुछ बातों को समझाने के लिए ज़्यादा वर्ड्स चाहिए, और एग्जामिनर इस इंडिकेशन को देख के आपको बैंड्स नहीं देगा, राइट। ठीक है। सो आई होप यू विल फॉलो यू एंड यू विल स्टार्ट प्लानिंग योर ऐसे। तीसरा पॉइंट कहता है यू आर टू मैनेज योर टाइम इन क्लास। यू हैव टू फिनिश योर टास्क इन 35 मिनट्स, एंड माई पॉइंट नंबर से ऑल्सो सेज सो कि आपने प्रैक्टिस करनी है अपने टास्क को 35 मिनट्स में ख़त्म करने की बिफोर एग्ज़ाम। क्लास में आप 35 मिनट्स में ख़त्म करेंगे स्टूडेंट्स, आप तभी एग्ज़ाम में 40 मिनट्स में ख़त्म करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। क्लास में आप 40 मिनट्स ले रहे हो, आपको 40 मिनट्स से ज़्यादा चाहिए एग्ज़ाम में ऐसे को ख़त्म करने के लिए। यू वोंट बी एबल टू फोकस इन एग्ज़ाम, यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। गेटिंग माई पॉइंट। तो उतनी आपकी अटेंशन नहीं बनेगी, इतनी अगर आपकी प्रैक्टिस बनेगी तभी ही आप अपने टास्क को कर सकेंगे, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग दैट वे। और आपने करना क्या है, डेली 1 से 2 ऐसेज लिखने हैं, उनको चेक करवाना है अपने ट्यूटर से, डिस्कस करना है, उसमें से जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके अगली टास्क राइटिंग करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द week, end of the month, definitely you will be able to see major changes in your task writings if you will follow these points, right। तो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज। तो क्या क्या टाइप ऑफ एसेज हैं, राइट, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। सो वी हैव बेसिकली, यहाँ पर मैंने डिबेटेबल ऐसे के बारे में बात की है। नाउ डिबेटेबल ऐसे जो होता है उसको हम
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज एंड ऑन द बेसिस एग्री डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री। पहले मैं सिंपल बात करता हूँ। सिंपल डिबेटेबल एसेज होते हैं जो कि वन वे होते हैं। एक आइडिया आपको दिया जाता है और आइडिया आपको देने के बाद आपको सीधा कह दिया जाता है डू यू एग्री डिसएग्री या डू यू एग्री, तो इसको हम वन वे ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग शुड बी बैंड पब्लिकली, डू यू एग्री। तो अक्सर ऐसे जीटी राइटिंग्स टास्क होते हैं, राइट। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, राइट इन फेवर और अगेंस्ट इन बोथ बॉडी पैराग्राफ्स, क्योंकि हमको एक ही व्यू मिला है। ये टू वे ऐसे नहीं है, ये वन वे ऐसे है, एक ही व्यू मिला है, तो हम ऐसे उसको प्लान कर देते हैं। नाउ टू वे ऐसे इज हैविंग टू आइडियाज, ठीक है। अगेन यहाँ पर एग्री और डिसएग्री रहता है, तो बात साफ है, एक आइडिया को एक बॉडी पैराग्राफ में एग्री किया, एक आइडिया को एक बॉडी पैराग्राफ में डिसएग्री किया, राइट। मैं किसी भी दूसरे आइडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, आई विल नॉट इग्नोर दैट। मैं इग्नोर करूंगा, मेरा टास्क रिस्पॉन्स इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर वांट्स टू नो, एक को आप एग्री कर रहे हो क्यों, दूसरे को आप डिसएग्री कर रहे हो क्यों। गेटिंग माय पॉइंट, यू कांट इग्नोर सेकंड आइडिया। तो आगे हम चलते हैं। आपको कभी कभार डू यू एग्री डिसएग्री कहा जाता है या आपको कहा जाता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री। अब थोड़ी सी यहाँ पर वेरिएशन और हो जाती है। जब आपको कहा जाता है एग्री और डिसएग्री, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, आपके पास तीसरी ऑप्शन नहीं है। व्हेन अदरवाइज जब आपको टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री कहा जाता है, आपके पास तीसरी ऑप्शन दिया पार्शली एग्री भी कर सकते हैं। गॉट दैट, ओके। तो पार्शली एग्री भी कर सकते हैं और उसको आप वैसे भी टास्क रिस्पॉन्स बना सकते हैं। सो दैट वाज योर डिबेटेबल ऐसे। आगे चलते हैं। नाउ इज योर डिस्कर्सिव ऐसे। डिस्कर्सिव ऐसे डिस्कस बोथ व्यूज गिव योर ओपिनियन, यानी कि दो आइडियाज होते हैं जो कि आपस में अपोज करते हैं, तो इसको भी हम टू वे ऐसे कह सकते हैं। आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी एक व्यू को एग्री करें, दूसरे को डिसएग्री करें, आप दोनों को एग्री करें, आप दोनों को डिसएग्री करें, ठीक है। और आपको फिर फर्दर जो ओपिनियन ज़रूर देना है, ओपिनियन आप सेपरेटली भी देख सकते हैं, आप उसको अपनी कंक्लूजन में भी मर्ज कर सकते हैं। हियर इज़ वर्ड ऑफ एडवाइस, इफ़ यू थिंक योर ओपिनियन इज़ नॉट टू लेंदी, इट इज़ ओनली हैविंग 1 or 2 lines, इट इज़ बेटर टू इंक्लूड योर ओपिनियन इन कंक्लूजन। उसको सेपरेटली आप पैराफ्रेज मत करें, दैट विल बी इलॉजिकल पैराफ्रेजिंग, ठीक है। तो आप उसको अपनी कंक्लूजन के साथ मर्ज करें, और मैंने आपको कंक्लूजन लिखने का तरीका बताया है। आप यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करें। आप बॉडी पैराग्राफ ए से एक्सट्रैक्ट निकालें, बॉडी पैराग्राफ बी से एक्सट्रैक्ट निकालें, और फाइनल सेंटेंस तो आपको लिखना ही है। आप ओपिनियन को फाइनल सेंटेंस में डाल दें। 3, 4, 5 हद सेंटेंसेस की आपकी कंक्लूजन बहुत अच्छी सिस्टमेटिक तैयार हो जाएगी, एंड डिबेटेबल ऐसे, सॉरी डिस्कर्सिव ऐसे भी आपका हो जाएगा, राइट। हम आगे चलते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ऐसे इज़ योर प्रॉब्लमेटिक ऐसे। नाम से पता लग रहा है कि एक प्रॉब्लम आपको दी जाती है और आपने उस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, तो इट इज़ ऑल्सो टू वे ऐसे, क्योंकि आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पर भी दिए जाते हैं। आपको कॉजेज़ या रीजंस के बारे में बताना पड़ सकता है, या आपको उनके साथ इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताना पड़ सकता है, या इफ़ेक्ट्स की जगह पर जैसे कि आप पॉइंट नंबर 3 में देख रहे हैं, आपको सोल्यूशन के बारे में भी बताना पड़ सकता है, राइट। या आपको एंड में ऐसा भी हो सकता है कि वो इफ़ेक्ट्स भी आपसे मांगे या वो आपसे सोल्यूशन भी मांगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक ऐसे रहा। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट ऐसे इज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे। सो एडवांटेज डिसएडवांटेज अगेन टू वे ऐसे होता है, राइट। और इसमें बॉडी पैराग्राफ एक में एडवांटेज, दूसरे में डिसएडवांटेज, या कभी कभार इसमें ऐसा भी हो जाता है डू दी एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस, तभी हम ऐसे ही करते हैं, राइट। मैं एक बात अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि it is not about quantity when you are writing such type of essays। कि स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मुझे एडवांटेजेस को ओवरवे करना है डिसएडवांटेजेस पे, तो मुझे 3 एडवांटेजेस लिखनी है, 2 डिसएडवांटेजेस लिखनी है, एंड माय टास्क विल बी ट्रू, मेरा टास्क रिस्पॉन्स बन जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है, पर हमेशा नहीं होता। आप एक एडवांटेज से आप 3 या 2 डिसएडवांटेज को भी आउटवे कर सकते हो। नाउ इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट एलैबोरेशन, कि आप कितना अच्छा एलैबोरेट उसको कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, राइट, कि आप ये हाईलाइट कर सकते हैं कि अगर इस बात को फॉलो किया जाता है तो इससे हमको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं। वी कैन किल सो मैनी बर्ड्स विद 1 स्टोन, और हमारी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है। सो दैट इज थिंग इन डिटेल, ऐसा हो सकता है, यू कैन डिस्कस विद योर ट्यूटर्स, ठीक है। तो इस फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आगे चलता हूँ, राइट। सो मैं अगली टाइप पर आ जाता हूँ। नेक्स्ट इज गिव योर ओपिनियन। गिव योर ओपिनियन ऐसे, ये वन वे भी हो सकता है, ये टू वे भी हो सकता है, आपको दो व्यूज़ भी दिए जा सकते हैं कि व्यू नंबर 1 देन व्यू नंबर 2, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। उन दोनों में से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि इन दोनों में से आपका क्या ओपिनियन है। इट इज़ मीन्स मच लाइक यू टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री वाली बात हो जाती है, ठीक है। या आपको वन वे ऐसे बनाकर दे सकता है कि एक व्यू देगा और सीधा आपसे आपका ओपिनियन पूछ लेगा, राइट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। नाउ एक हमारा ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट वाला भी होता है, जिसमें कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अगेन ये ऐसे भी हमारा जो होता है, ये टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री ऐसे होता है, सॉरी ये भी हमारा टू वे ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, एक तरफ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, यानी कि इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव्स या एडवांटेजेस एडवांटेज जो मर्जी इसको आप कह लो, डोंट बी कंफ्यूज, आप वैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। और आगे मैं फाइनल बात कहना चाहूँगा, अब जिस भी तरह के ऐसे क्यों ना आते रहें, तो या मान लीजिए एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि क्या होता है ना कि एग्ज़ाम आपका सैटरडे को होता है, शनिचर आपका भारी है, कुछ आपको ऐसी चीज़ दिख जाती है एग्ज़ाम में जो कि आपने कभी नहीं देखी, तब आप क्या करेंगे। और यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड इफ़ एनी न्यू टाइप ऑफ ऐसे कम्स। तो क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए बात बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच लॉजिकली। आपको एक सिचुएशन के बारे में बताया गया है सेंटेंस नंबर 1 में, या कभी कभार इस सिचुएशन को बताने के लिए वो 2 सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकता है। आप स्टेप बाय स्टेप, सेंटेंस बाय सेंटेंस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, राइट। वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब फिर आप देखो कि आपका जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो आपको क्या कह रहा है, क्योंकि योर एम इज टू अचीव टास्क रिस्पॉन्स, गिव टू एग्जामिनर व्हाट ही डिमांड्स फ्रॉम यू। तो उसने आपसे किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन मांगा है, उसने आपसे कहा है कि डू यू एग्री डिसएग्री। तो लॉजिकली उन बातों को एड्रेस करें और अंडरस्टैंड करें और फिर अपना टास्क रिस्पॉन्स तैयार करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट बहुत रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस है, 99.9% केसेस में यू आर गोइंग टू फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ दीज 6 टाइप्स। गॉट दैट? ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टास्क 1 राइटिंग। नाउ टास्क 1 राइटिंग, ये सब कुछ मिक्सअप एक्चुअली हो गया, अदरवाइज माई प्रेजेंटेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैं आपको बता सकता। सो एज यू कैन सी ब्रॉडली देर आर 8 टाइप ऑफ टास्क व्हेन इट कम्स टू टास्क 1 राइटिंग। तो टास्क 1 राइटिंग में सबसे पहले हमारे पास लाइन ग्राफ्स होते हैं, ये पॉली लाइन ग्राफ भी हो सकता है, और मोस्टली 2 या 3 लाइंस तो होती हैं, राइट। तो आपको ट्रेंड को पूरा एक्सप्लेन करना होता है, और एक्सप्लेन करके आपको एनालिसिस करके आपको आंसर लिखना होता है, राइट। देन बार ग्राफ्स इफ़ आई कैन शो, बार्स बने होते हैं और आपने बार्स एड्रेस करने होते हैं, एंड दैट्स हाउ इट गोज। देन पाई चार्ट, सर्कल्स बने होते हैं, पाइज बनी होती है लाइक योर पिज़्ज़ा। एंड देन इज़ योर टेबल चार्ट। मैं आपको दिखा सकता हूँ टेबल चार्ट, जैसे कि इस तरह से पूरा एनालिसिस होता है, एंड आपने उसको पढ़ के एनालाइज करके आपको सारी बात बतानी होती है। देन इज़ योर मैप। बेसिकली मैप टास्क जो होता है उसके अंदर आपको टास्क को बेसिकली मैप को स्टडी करना होता है, राइट। सो देर आर सो मेनी मैप टास्क, आई विल पुट ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेआउट्स वगैरह होते हैं, तो फ्लो चार्ट्स भी होते हैं, प्रोसेस चार्ट भी होते हैं, लाइफ साइकिल्स भी होती हैं। मोटी सी बात ही होती है कि आपको एक डाटा किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। ये 8 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आपने उस डाटा को अंडरस्टैंड करना है, आपने उसको एनालाइज करना है, उसमें कुछ की फीचर्स होंगे, आपने की फीचर्स को हाईलाइट करना है, कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर कंपैरिजन्स हो सकती हैं, आपने उन बेसिक पॉइंट्स पे कंपैरिजन करनी है, एक आपने रिपोर्ट पूरी तैयार करनी है,
ओके सो यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि बेसिकली यहाँ पर भी आपके 4 पैराग्राफ्स हो जाते हैं। ओके सो आई हैव दैट स्लाइड अगेन आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपको 150 टू 195 वर्ड्स में आपको पूरा एक अपना टास्क तैयार करना होता है, राइट। सो इंट्रोड्यूस आप उसको करेंगे, आपने फिर जो कुछ उसकी एक्सप्लेनेशंस बॉडी पैराग्राफ 1 में करनी है, कुछ पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आपने बॉडी पैराग्राफ 2 में करनी है, कुछ जो ओवरव्यू उसका निकलता है वो आपने अलग से लिख देना है। आजकल ट्रेंड ये भी है कि इंट्रोडक्शन के बाद ही इमीडिएटली ओवरव्यू लिखा जाता है। देखिए आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स टास्क वन राइटिंग के अंदर अगेन प्लान नहीं करते, बेसिकली वो की फीचर्स को समझते नहीं हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, जिस वजह से अगेन कुछ कमी पेशी रह जाती है। So if you are good at all things, then I would suggest you can write your overview after your introduction. But otherwise it's better कि आप wisely act करें और आप अपने overview को end में दें, इससे आपके बैंड्स नहीं घटेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले लिखने से बैंड्स ज़्यादा मिल जाते हैं। रूल ये है कि आपकी कंक्लूजन, आपका पूरा टास्क रिस्पॉन्स दे, राइट। तो टास्क रिस्पॉन्स के आपको 6 या जैसे कि टास्क 1 के अंदर हमारे 3 बैंड्स होते हैं, सो आउट ऑफ 3 बैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। किसी दिन मैं आपसे असेसमेंट क्राइटेरिया भी डिस्कस करूँगा इस तरह ही, राइट। सो सिस्टमैटिकली चलेंगे आपको डेफिनेटली स्कोर मिलेगा, राइट। तो हम टाइप ऑफ टास्क 1 के बारे में बात कर रहे थे, आगे हम चलते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए टिप्स और स्ट्रेटजीज़ दी हुई हैं कि आप इन टिप्स और स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो आपने अपने टास्क को सबसे पहले एनालाइज करना है, ओके। अंडरस्टैंड आप करेंगे अपने टास्क को आप एनालाइज करेंगे और फिर आप अपने टास्क रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे, राइट, ठीक है। आप जब एनालाइज कर रहे हैं आपने की फीचर्स को समझ लेना है, ठीक है। कौन सी चीज़ किस हिसाब से बढ़ रही है, किस हिसाब से घट रही है, पहले कहाँ थी बाद में कहाँ पहुँच गई। जब आप अंडरस्टैंड करें तो आप 3 बातों के बारे में ज़रूर देखें कि आपका डाटा किस चीज़ के बारे में है, उसके जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो क्या है। समटाइम्स आपको परसेंटेज दी होती है, या मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात है तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के बारे में बात की होती है, राइट। तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। बात नंबर 3 आपको ये देखना है कि किस टाइम की बात की हुई है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको जो अपना टास्क लिखना है वो प्रेजेंट में लिखना है, वो पास्ट में लिखना है, या वो फ्यूचर में लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रेडिक्शन भी हम कभी कभार यूज़ करते हैं। तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है। तो इस दौरान आपको बहुत सारे की पॉइंट्स दिमाग में आएंगे, राइट। आई एम सो फार ओनली टॉकिंग अबाउट योर टास्क रिस्पॉन्स। मैं अभी रिफ्रेजिंग की बात नहीं कर रहा। हाँ, रिफ्रेजिंग के बारे में भी बात कर लेता हूँ कि अगर रिफ्रेजिंग मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लिख के दिया हुआ है, तो आप साथ के साथ ये डिसाइड कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को आप अदरवाइज और क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो प्रोडक्शन के लिए आपके सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, जनरेशन हो सकता है, क्रिएशन हो सकता है। आप फर्दर इन नाउन्स को वर्ब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिएशन से क्रिएट आ गया, प्रोडक्शन से प्रोड्यूस आ गया, जनरेशन से जनरेट आ गया। इलेक्ट्रिसिटी के सिनोनिम्स आपके पास आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर भी कह सकते हैं, आप अकेला पावर भी कह सकते हैं, राइट। आप इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। तो आप 3-4 ऑप्शन से भी अगर आप लिखते हैं, रिफ्रेज करते हैं, तो भी आपके पास अच्छी सेंटेंस वैरायटी हो सकती है, राइट। तो यानी कि पॉइंट नंबर 2, विदाउट नीड ऑफ टास्क 1 शीट योर राइटिंग मस्ट एक्सप्लेन ऑल की फीचर्स विद सिलेक्शंस एंड कंपैरिजंस, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है। जिस दिन सिंपल सी बात आप अपने टास्क 1 को उस स्टेज पर ले गए कि बिना आप अपनी शीट के अपने टास्क को पढ़ के ही अपने सारे की फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि समझ लेना उस दिन आपका टास्क बहुत अच्छे बैंड स्कोर कर रहा है, राइट, ओके। तो बहुत अच्छे बैंड स्कोर कर रहा है। मोस्ट ऑफन होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट कुछ ना कुछ पॉइंट को मिसअंडरस्टैंड करता है, राइट। तो की फीचर्स आपने अच्छे एक्सप्लेन किए हैं, कंपैरिजंस आपने अच्छी प्रेजेंट की हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका टास्क बहुत अच्छा है, राइट। थर्ड पॉइंट से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे मैंने ऐसे राइटिंग में कहा था, मैं यहाँ पर भी यही कहूँगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग्स करनी है, ठीक है। एंड बाद में यही कहूँगा कि ट्राई डिफरेंट टास्क एंड फॉलो सक्सेस ट्राइंगल, जो कि
आपने अलग अलग टास्क को ट्राई करना है। आप बार से लाइन, लाइन से पाए, पाए से टेबल, टेबल से मैप, मैप से लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल से प्रोग्रेस, प्रोसेस। आप टास्क को अलग अलग को ट्राई करते रहो, राइट। देन सक्सेस ट्रायंगल सेज कि आपने अपने टास्क को लिखा, गेट इट चेक। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में कहानी यहीं खत्म हो जाती है, पर आपको एक स्टेप आगे और जाना है। आपने क्या करना है, यू आर टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आपने मिस्टेक्स से सीखना है। आप मिस्टेक्स से नहीं सीखेंगे, आपकी राइटिंग्स इम्प्रूव नहीं होंगी। आप टास्क 1 कर रहे हैं, आप टास्क 2 कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, आप लिसनिंग कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, आप एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं। मेजोरिटी ऐसा करती है। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, उन मिस्टेक्स से सीखो और फिर उन गलतियों को अगले टास्क में मत करो। ऑटोमेटिकली आप एक या कुछ स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे, आपका टास्क थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। अगेन टास्क लिखो अगला, उसको चेक कराओ, फिर गलतियाँ देखो, फिर लिखो, चेक कराओ, गलतियाँ देखो, फिर लिखो, चेक कराओ, गलतियाँ देखो। दैट इज़ द वे आपने इसको आगे प्रोग्रेस करना है, राइट। ठीक है, आई होप आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स टू यू सो फार। अब इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, मोस्ट वेलकम, आप अपनी क्वेरीज कह सकते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। आप मुझे मैसेज लिख के अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। आप अब भी मेरे को अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। whenever you will be sending, I'll try to respond to you, right guys? Okay, so with these words I am